दोस्तों, ये कहानी है वी नाम की एक ऐसी लड़की की जिसे कॉलेज में सभी परेशान करते थे। कोई भी उसका सम्मान नहीं करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग चल रही थी। लेकिन एक दिन वी अपने लैपटॉप पर एक ऐसी गेम खेलने लगती है जिसमें वह गेम उसे उसकी रियल लाइफ में ऐसे ऐसे खतरनाक चैलेंज देती है जिन्हें पूरा करने में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वहीं उन चैलेंज को जीतने पर उसे बहुत सारा पैसा मिलता। लेकिन वी ने यह नहीं सोचा था कि ये गेम उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक कर सकती है, जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। वह इस गेम की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगी। आखिर उस गेम ने वी के साथ ऐसा क्या किया था? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत वी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है, जो अपने लैपटॉप में स्पॉटिफाई ओपन करके गाने सुन रही होती है और अपनी ईमेल चेक कर रही होती है। उसे यूनिवर्सिटी से एक मेल आया हुआ था जिसमें लिखा था कि आपका कल 8 बजे यूनिवर्सिटी में स्वागत है। वी उस मेल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वह थोड़ी परेशान होती है क्योंकि वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी। वी यूनिवर्सिटी को मेल लिखना शुरू करती है जिसमें वह एडमिशन लेने से मना कर रही होती है। तभी उसे अपने क्रश पी का नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसने वी को एक फोटो में टैग किया था। इस बीच वी को उसकी बेस्ट फ्रेंड सिडनी का वीडियो कॉल आता है। वी सिडनी को यूनिवर्सिटी के मेल के बारे में बताती है, लेकिन सिडनी वी की इस बात को इग्नोर करके उसे एक नई ऑनलाइन गेम नर्व के बारे में बताने लगती है। सिडनी नर्व गेम को ऑन कर देती है, जहां गेम एक रोबोटिक वॉइस में स्टार्ट होता है। इसमें बताया जाता है कि यह गेम ट्रुथ और डेयर की तरह है। इस गेम को कोई भी प्लेयर बनकर या वॉचर बनकर दोनों ही तरीकों से खेल सकता है। सिडनी वी को बताती है कि वह खुद इस गेम का हिस्सा है और इसे प्लेयर बनकर खेल रही है। वह कहती है कि यह गेम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद वी किचन में अपनी मॉम नैन्सी के पास जाकर उनसे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करती है। हालांकि वी उन्हें अपनी फॉर्म कैलाश यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वह अभी तक यही सोच रही थी कि वह अपनी मॉम के साथ रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वी अपनी मॉम से कहती है, आप माइक के कमरे को रेंट पर क्यों नहीं दे देती? इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे जो हमारे काम आएंगे। लेकिन इस बात पर नैन्सी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। दरअसल माइक वी का छोटा भाई था जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। वी अपनी स्टडी के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी थी, इसलिए वह स्कूल के फुटबॉल मैच में स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए फोटो लेने जाती है। वहीं उसकी दोस्त सिडनी चीयरलीडर थी। फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले सिडनी अपनी एक दोस्त को अपना फोन पकड़ाते हुए कहती है कि वह नर्व गेम के लिए एक वीडियो बनाए। सिडनी को व्यूअर्स की तरफ से एक डेयर मिला था जिसमें उसे चलते मैच के दौरान अपनी एक नेकेड फोटो नर्व पर अपलोड करनी थी। जब सिडनी अपना यह डेयर पूरा करती है तो यह देखकर हर कोई शॉक रह जाता है। इस डेयर के बदले सिडनी को कुछ पैसे मिल जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें नर्व गेम के कुछ और प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो अपने डेयर पूरे कर रहे थे। इस गेम के बारे में हमें यह पता चलता है कि जब भी कोई प्लेयर इस गेम में खुद को एनरोल करता है तो इस गेम का एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली उस प्लेयर का सारा डाटा कलेक्ट कर लेता है। ये इसलिए होता है ताकि सिस्टम यह तय कर सके कि उस प्लेयर को किस तरह का डेयर देना है। वहीं अनजान लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलते देखने के लिए उन्हें पेमेंट करते थे ताकि वे उन प्लेयर्स को इस गेम के फाइनल तक पहुंचा सके। इस गेम को देखने वाले, जिन्हें व्यूअर्स कहा जाता था, वे भी किसी प्लेयर को कोई भी डेयर दे सकते थे ताकि गेम और भी ज्यादा रोमांचक बन सके। अब हमें वी और सिडनी को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहीं इन दोनों के बीच इस गेम को लेकर थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। सिडनी वी का अपमान करते हुए कहती है, जब तुम्हें इस गेम को खेलना ही नहीं है तो इसके बारे में जानकर तुम क्या करोगी? इसके साथ ही सिडनी वी से यह भी कहती है, तुम अपनी जिंदगी में एक प्लेयर नहीं हो, तुम सिर्फ एक वाहियात वॉचर हो जो केवल प्लेयर्स को खेलते हुए देखकर खुश होती हो। फिर सिडनी वी को चुनौती देती है और कहती है, अगर तुम खुद को प्लेयर मानती हो तो मैं तुम्हें एक डेयर देती हूँ, इसे पूरा करके दिखाओ। वह डेयर ये होता है कि वी को जाकर जीपी को हाय बोलना होगा। जीपी वी का क्रश था, लेकिन वी इस डेयर को एक्सेप्ट नहीं करती। इस पर सिडनी खुद जीपी के पास जाकर उससे कहती है कि वह वी का बॉयफ्रेंड बन जाए। जीपी जवाब में कहता है, मुझे वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वह मेरे टाइप की है। यह सुनकर वी खुद की बेइज्जती होते देख वहां से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर गुस्से में वह नर्व गेम पर प्लेयर के रूप में साइन इन कर लेती है। इसके बाद एक रोबोटिक वॉइस उसे बताती है कि इस गेम के फाइनल में पहुंचने के लिए उसे अपने व्यूअर्स बढ़ाने होंगे। जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा व्यूअर्स पसंद करेंगे
वही गेम के फाइनल तक पहुंचेगा। इसके बाद वी को गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं। एक, सभी डेयर को पूरा करने से पहले गेम पर लाइव रहना होगा। 2, कोई भी प्लेयर इस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता। 3, सभी डेयर को समय पर पूरा करना होगा। अगर कोई भी प्लेयर इन तीनों रूल्स में से किसी को तोड़ता है तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उसे कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। तीनों रूल्स बताने के बाद नर्व गेम वी से उसका फिंगरप्रिंट मांगता है। वी बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी फिंगर स्क्रीन पर रख देती है। इसके बाद नर्व ऑटोमेटिकली उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर देता है। प्रोफाइल में उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की तस्वीरें, उसकी फेवरेट बुक्स और अन्य पर्सनल जानकारी शामिल होती है। इसके बाद तुरंत ही वी को पहला डेयर मिलता है, जिसमें उसे किसी अनजान लड़के को डिनर के दौरान किस करना था। इसके बदले उसे $100 मिलते। इस डेयर को पूरा करने के लिए वी अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी की मदद लेती है। टॉमी उसे इस गेम के खतरों से आगाह करते हुए कहता है, इस गेम की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल टॉमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था। वह बताता है, यह गेम ट्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि हर बार कोई व्यक्ति जब इस गेम में लॉगिन करता है तो इसका एक नया सर्वर ऑटोमेटिकली बन जाता है। फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां वी एक लड़के को बुक पढ़ते हुए देखती है। वी को यह डेयर पूरा करना ही था, इसलिए वह लड़के के पास जाती है और टॉमी से कहती है कि वह गेम को लाइव कर दे। वी लड़के को किसकर अपना पहला डेयर पूरा कर लेती है और तुरंत वहां से भागकर छिप जाती है। टॉमी भी उसके साथ छिपता है क्योंकि वह इस डेयर को शूट कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों देखते हैं कि वह लड़का वहां से चला गया है, लेकिन अगले ही पल वी और टॉमी उसे डांस करते हुए देखते हैं। वी टॉमी से कहती है, मैं भी उसके साथ जाकर डांस करूंगी, लेकिन टॉमी उसे रोकते हुए कहता है, यह सब सिर्फ गेम का हिस्सा है। वह लड़का जिसका नाम इयन था भी इस गेम का हिस्सा था। उसे एक डेयर मिला था कि वह रेस्टोरेंट में सबके सामने टेबल पर खड़े होकर डांस करे। उसने वह डेयर पूरा कर लिया था। इसके बाद इयन टॉमी के पास आकर बैठ जाता है। तभी वी और टॉमी के पास एक नया डेयर आता है, जिसमें उन्हें एक साथ बाइक पर घूमना था। इसके बदले उन्हें $200 मिलने वाले थे। पहले तो वी इस डेयर को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर उसे यह अंदर ही अंदर अच्छा लगता है और वह डेयर को पूरा करने का फैसला कर लेती है। इसके बाद दोनों शहर में घूमने निकल जाते हैं। इस दौरान सिडनी ने भी एक और डेयर पूरा कर लिया था, जिसमें उसे अनजान लोगों के पास जाकर फार्ट करना था। सिडनी इस गेम को काफी एंजॉय कर रही थी, लेकिन वी के आने के बाद चीजें बदल गईं। वी बहुत तेजी से अपने व्यूवर्स गेन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वी इयन के साथ काफी खुश थी क्योंकि उन्होंने अपना डेयर भी पूरा कर लिया था। जैसे ही इयन वहां से चला जाता है, वी के पास एक और डेयर आता है। इस बार उसे किसी महंगे स्टोर पर जाकर सबसे महंगी ड्रेस ट्राई करनी थी। वी को एक नया डेयर मिलता है, जिसके लिए उसे $500 मिलने वाले थे। उधर वी की माँ नैन्सी काफी कंफ्यूज थी कि वी के बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि उनका और वी का बैंक अकाउंट जॉइंट था। वहीं टॉमी, जो वी से प्यार करता था, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए वह एक वॉचर बनकर इस गेम में साइन अप करता है ताकि वह वी की गतिविधियों पर नजर रख सके। इस बीच वी एक महंगे स्टोर में एक ड्रेस ट्राई कर रही थी जब इयन वहां पहुंचता है। उसे भी यही डेयर मिला था ताकि वे दोनों साथ में समय बिता सकें। जब वे दोनों कपड़े पहनकर मस्ती कर रहे थे, तभी टॉम नामक एक अन्य प्लेयर को चेंजिंग रूम से उनके कपड़े चुराने का डेयर मिलता है, जिसे वह पूरा कर देता है। अब वी और इयन नोटिस करते हैं कि उनके पुराने कपड़े गायब हैं। जो ड्रेस वी पहन रही थी, उसकी कीमत $2000 से अधिक थी। इतनी महंगी ड्रेस खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे, जिससे वे घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एक नया डेयर मिलता है। $25,000 के लिए उन्हें 2 मिनट के अंदर स्टोर से बाहर निकलना था। इयन कहता है, हमारे पुराने कपड़े तो गायब हो गए हैं और ये नए कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें यहाँ से बिना पे के भागना पड़ेगा। तभी वी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह देखती है कि डेयर पूरा होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। चूंकि वे महंगे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकते, वे दोनों सिर्फ अंडरवियर पहनकर स्टोर से भाग जाते हैं। स्टोर के बाहर अपनी बाइक के पास पहुंचने पर उन्हें वही महंगे कपड़े एक बैग में रखे मिलते हैं। साथ में उन कपड़ों की कीमत भी लिखी होती है। वहीं टॉमी वी को लेकर काफी तनाव में था। उसने सिडनी को फोन कर स्थिति बताई। इसके साथ ही उसने अपने हैकर दोस्त से संपर्क किया ताकि वह अरूबा नाम की एक हैकिंग वेबसाइट के जरिए नर्व गेम का पासवर्ड निकाल सके और गेम की सीक्रेट जानकारी हासिल कर सके। डार्क वेब पर खोजबीन के दौरान टॉमी को पता चलता है कि इस गेम का एक सीनियर प्लेयर जो पिछली बार गेम खेल रहा था, अचानक गायब हो गया था। वह तुरंत वी को कॉल कर यह सब बताने की कोशिश करता है। उधर वी को एक नया डेयर मिलता है, जिसमें उसे इयन द्वारा बताए गए टैटू को अपनी बॉडी पर बनवाना था। टैटू बनवाने के दौरान वी और इयन एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं।
उनकी यह नजदीकी बाकी वॉचर्स को काफी पसंद आ रही थी। इसके बाद इयन और वी को एक खतरनाक डेयर मिलता है। उन्हें न्यूयॉर्क में 60 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार पर बाइक चलानी थी, जिसमें इयन की आंखों पर पट्टी बंधी होनी थी। वी बाइक के पीछे बैठकर उसे रास्ता बताएगी। इस डेयर को पूरा करने पर उन्हें $10,000 मिलने वाले थे। पहले तो वी इस डेयर को करने से मना कर देती है, लेकिन इयन उसे मना लेता है। जैसे ही वे डेयर करने की तैयारी करते हैं, टेड नाम का एक लड़का आता है जो इयन को ब्लाइंड फोल्ड का कपड़ा देता है और कहता है, फाइनल में मिलेंगे। वी इयन से पूछती है, ये कौन था? इयन जवाब देता है, शायद वह इस गेम का कोई प्लेयर होगा। इसके बाद वे दोनों बाइक पर बैठकर डेयर शुरू करते हैं। रास्ते में कई बार दुर्घटनाएं होते होते बचती हैं, लेकिन वे समय रहते डेयर को पूरा कर लेते हैं। इस खतरनाक अनुभव के बावजूद वी और इयन अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब तक वी और इयन ने अपने सभी डेयर समय पर पूरे कर लिए थे, जिससे उनकी फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे थे। दोनों नर्व गेम के सेलिब्रिटी बन गए थे। दूसरी ओर सिडनी और वी के दोस्त एक पार्टी में वी का लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। कई वॉचर्स भी उनकी वीडियो बना रहे थे। ये देखकर सिडनी काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब सबकी अटेंशन सिर्फ वी पर थी। लाइव स्ट्रीम के दौरान इयन सिडनी के बारे में वी से पूछता है, सिडनी कैसी लड़की है, तुम दोनों दोस्त कैसे बने? इस पर लाइव स्ट्रीम के बीच ही वी सिडनी की बुराई करने लगती है। वी को यह नहीं पता था कि इयन ने लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी है और उसकी हर बात लोग सुन रहे हैं। तभी इयन वी से कहता है कि वे एक पार्टी में चलें जहां सिडनी भी आने वाली थी। दूसरी तरफ नैन्सी टॉमी को कॉल करती है और पूछती है कि वी उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही है और उसके बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। टॉमी नैन्सी को झूठ बोलते हुए कहता है कि वी ऑनलाइन पोकर गेम खेल रही है, जिसमें उसे पैसे मिल रहे हैं। पार्टी में सिडनी को नर्व गेम के वॉचर्स एक खतरनाक डेयर देते हैं। उसे हाई हील्स पहनकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर चलकर जाना होगा। सिडनी नशे में थी, लेकिन गेम के वॉचर्स की अटेंशन पाने के लिए उसने डेयर स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगे। सिडनी अंदर से बेहद डरी हुई थी, लेकिन वह वापसी का विकल्प नहीं चुन सकती थी, क्योंकि उसे गेम के फाइनल में जाना था। नीचे से एक लड़का चिल्लाया, इस डेयर को करते हुए अपनी वीडियो बनाओ, नहीं तो यह पूरा नहीं माना जाएगा। सिडनी ने अपना फोन निकाला और खुद की वीडियो बनाते हुए सीढ़ी पर चलने लगी। तभी नीचे खड़े लोग बहस करने लगे, जिससे उसका ध्यान भटक गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओ और मुझे मेरा डेयर पूरा करने दो। लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसल गया और उसका फोन नीचे गिर गया। नर्व गेम की रोबोटिक आवाज ने घोषणा की, तुमने यह डेयर अधूरा छोड़ दिया है, अब तुम गेम से बाहर हो। पार्टी में मौजूद सभी लोग ये देख रहे थे। दूसरी तरफ कई खिलाड़ी खतरनाक डेयर में फेल हो रहे थे। एक खिलाड़ी ने ट्रेन की पटरियों पर लेटकर अपने ऊपर से ट्रेन गुजरने का डेयर पूरा किया। वी और इयन न्यूयॉर्क से होते हुए एक होटल में जाते हैं जहां पार्टी चल रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, वहां मौजूद सभी लोग उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे, जैसे वे दोनों सेलिब्रिटी हों। वहां वी को टॉमी दिखता है, जो उससे नाराज था। उसी समय वी को पता चलता है कि सिडनी गेम से बाहर हो चुकी है। वह तुरंत उससे मिलने उसके रूम में जाती है। सिडनी को वह उसके क्रश पार्कर के साथ देखती है। दोनों मस्ती कर रहे थे। वी और सिडनी के बीच लंबी बहस होती है, जिसमें वी सिडनी के मरे हुए भाई के बारे में अपमानजनक बातें कह देती हैं। इसी दौरान वी को एक नया डेयर मिलता है। $15,000 के लिए उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर चलकर जाना होगा। यह डेयर उसी तरह का था जो सिडनी को दिया गया था। वी बिना सोचे समझे यह डेयर स्वीकार कर लेती है, ताकि सिडनी को अपनी क्षमता दिखा सके। वह फटाफट ये डेयर पूरा कर लेती है। तुरंत बाद वी को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वह अब नर्व गेम की पहली पोजीशन पर है। पार्टी में वी फिर से टॉमी से मिलती है। टॉमी उसे बताता है कि इयन ने जानबूझकर वी और सिडनी के बीच लड़ाई करवाई ताकि वे दोनों कमजोर पड़ जाएं। वी को गुस्सा आता है और वह इयन से जवाब मांगती है। इयन स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सबसे पहले वी को वॉचर्स की नजर से दूर ले जाने के लिए उसे एक लिफ्ट में ले जाता है। वह बताता है कि उनकी हर एक बात नर्व गेम पर रिकॉर्ड हो रही है। वी उसकी कोई बात नहीं सुनती और लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। वह पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है। इयन उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो ये गेम के रूल्स का उल्लंघन होगा और तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। फिर भी वी एक पुलिस अधिकारी को ढूंढकर इस गेम के बारे में सब कुछ बताने लगती है। उसी समय नैन्सी देखती है कि वी के बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो चुके हैं, जिसके बाद वो वी को कॉल करके पूछती है जी, पर भी उसे बताती है कि मैं काफी समय से नर्व नाम की गेम खेल रही थी, जिसमें जीतने पर मुझे काफी सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब
मैंने स्कीम का नियम तोड़ दिया है। इस कारण नर्व गेम ने सजा के तौर पर मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे चुरा लिए हैं। तभी वह के पास आया है और वह उससे सॉरी बोलकर उसके मुंह पर 5 मारे, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर उसे यह डर मिला था। इसके कुछ देर बाद जब वी को होश आता है तो वह खुद को एक कंटेनर में पाती है, जहां एक कंप्यूटर से एक रोबोटिक आवाज आई है कि अब वह इस गेम में कैद हो चुकी है और गेम के स्केच से बाहर निकलने के लिए उसे इस गेम के फाइनल में जीतना पड़ेगा। रोबोटिक आवाज उसे यह भी कहती है कि उसे सबसे पहले परी तक पहुंचना होगा। अब जैसे ही वी कंटेनर से बाहर निकलती है तो वहां ज्ञान उसे ढूंढता हुआ मिलता है। वह उसे बताता है कि उसने और टाइम ने इस गेम को पिछले साल अपने दोस्त रॉबी के साथ भी खेला था, जिसमें उन तीनों को शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के हैंगर पर एक हाथ से लटकने का डर मिला था, जिसे करते वक्त रॉबी का हाथ फिसल गया था और वहां मारा गया। जिसके बाद मैंने और टाइम ही पुलिस को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब क्योंकि हमने भी तुम्हारी तरह इस गेम का नियम तोड़ा था, इसलिए इस गेम ने हमारी लाइफ पूरी तरह से खराब कर दी। वह यह भी बताता है कि इस गेम ने मुझे और ताई को कुछ दिनों तक कंटेनर में ही कैद रखा था और हमारे परिवार के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। वह बताता है कि अब मुझे और ताई को फाइनल जीतना ही है, जिसके बाद ही हम इस गेम से बाहर निकल पाएंगे और अपनी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों ने यहाँ हमें पता चलता है कि नर्व गेम में एक तीसरी कैटेगरी भी है, जिन्हें प्रिजनर कहा जाता है, यानी जिन्होंने इस गेम का कोई ना कोई नियम तोड़ा था और उन्हें इस गेम से आजाद होने के लिए फाइनल में जीतना होता था। यहाँ भी वह कहता है कि ताई कैसे भी करके इस गेम की कैद से बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए वह इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी इयान कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने इस गेम के वॉचर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें मैंने उन लोगों से कहा है कि वे लोग गेम को मुश्किल चैलेंज दें ताकि मैं ताई को हराकर फाइनल में सिर्फ हम दोनों ही पहुंच सकें, जहां मैं तुम्हें जीतने दूंगा, जिसके बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकोगी। लेकिन वी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसकी वहां से जान के बाद भी वह टॉय से संपर्क करती है और उसकी मदद मांगती है। कुछ देर बाद टॉमी सिडनी के साथ उसके पास आता है और इसे नाराज होने के लिए उससे माफी मांगता है, जिससे तीनों अब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वे उन दोनों को अपना प्लान समझाती है कि वह चाहती है कि टॉय अपने हैकर दोस्त की मदद से इस नर्व गेम का कोड, जो कि ओपन सोर्स है, उसे चेंज कर दे, जिससे इस गेम के सभी वॉचर्स की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और वे सभी लोग इस गेम को हमेशा के लिए लॉग आउट कर देंगे, जिससे ये गेम परमानेंट बैन हो जाएगा। इसके बाद परी तक पहुंच जाती है, जहां भी एक पेपर बैग मिलता है जिसमें गण के साथ फाइनल राउंड में पहुंचने की एंट्रेंस टिकट भी थी। वहीं यान को डेयर मिलता है कि उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर एक क्रेन पर एक हाथ से 5 सेकंड तक लटकना है, जिसे वह पूरा कर देता है और फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। इसके लिए उसे जून की मदद से बताया जाता है कि तुम्हें फाइनल में एक ट्रेन से जाना है। ट्रेन में पहुंचने पर ये को उसे गेम की कुछ मास्टर्स एक लॉडेड बंदूक देकर फाइनल डेस्टिनेशन तक जान को कहते हैं। इसी दौरान नैन्सी को इस गेम के बारे में पता चल जाता है और वह भी इस गेम की लाइव स्ट्रीम देखकर घबराती हुई टॉय को कॉल करती है, जिससे टॉय उसे अपने हैकर दोस्त के अड्डे पर आने को कहता है। वहीं वह स्टेडियम में पहुंच जाती है जहां फाइनल खेला जाना था। वह स्टेडियम बहुत सारे दर्शकों से भरा हुआ था जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और तब उन दोनों को फाइनल चैलेंज बताया जाता है कि तुम दोनों को एक दूसरे को गोली मारनी है और जिसने सबसे पहले गोली मारी वह इस गेम को जीत जाएगा। ये वे को उसे शूट करने को कहता है, लेकिन वे शूट नहीं कर पाती, जिस वजह से यह फाइनल चैलेंज उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाता। वही नैन्सी टॉय के पास जाती है। टॉय अपने हैकर दोस्तों के साथ मिलकर इस गेम के कोड को बदलने और गेम के वॉचर्स की आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि गेम के बहुत सारे बॉट्स उन्हें ब्लॉक कर रहे थे। उधर स्टेडियम में ताई एक गन लेकर आता है और इस गेम को जीतने के लिए इयान को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वी इयान को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर गेम के वॉचर्स से कहती है, क्या तुम सब सच में अपने मनोरंजन के लिए किसी को मरते देखना चाहते हो? जिस पर सभी वॉचर्स हाँ कहते हैं। इसलिए वी ताई को अपना खेल दिखाते हुए कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे शूट करके दिखाओ। तभी वॉचर्स से पूछा जाता है, क्या मैं वी को शूट कर दूं? और सभी वॉचर्स जोर जोर से हाथ चिल्लाने लगते हैं। तभी सभी वॉचर्स के अपने अपने फोन पर वोटिंग का ऑप्शन शुरू हो जाता है, जिसमें उन्हें यस और नो में से किसी एक को चुनना था और अब ज्यादातर वॉचर्स का जवाब यस था, इसलिए वे वी पर गोली चला देते हैं। उधर स्टेडियम में यह वी के पास जाता है जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। तभी अचानक
टॉय अपने हैकर दोस्तों के साथ इस नर्व गेम को हैक करने में कामयाब हो जाता है और गेम का कोड बदल देता है, जिससे एक एक करके सभी गेम वॉचर्स की आइडेंटिटी रिवील होने लगती है। और तभी वॉचर्स के पास मैसेज आता है कि वे लोग वी के मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ही ताई को यस कहा था। अब यह देखकर सभी वॉचर्स जल्दी से इस गेम को साइन आउट करके स्टेडियम से भाग जाते हैं। वहीं जैसे ही टाइम के पास जाता है तो वह गुस्से में टिप्पर की गोली चला देता है, लेकिन तभी वी होश में आ जाती है और वह उसे रोक लेती है। तब यान उसे बताता है कि यह सब वी का ही प्लान था। वह बताता है कि मुझे सिडनी ने फाइनल राउंड से पहले फोन करके इस प्लान के बारे में सब बता दिया था। मैंने वी को सभी वॉचर्स से पूछकर सबके सामने नकली गोली मारने का फैसला किया, जिससे टॉय के हैकर दोस्तों ने इस गेम के सिस्टम को हैक करके सभी वॉचर्स के फोन पर यस और नो को डिस्प्ले किया। और फिर जैसे ही उन्होंने यस पर क्लिक किया, उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। डर के मारे उन्होंने इस गेम को साइन आउट कर दिया और इस तरह नर्व गेम परमानेंटली क्लोज हो गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।